हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इससे पहले हम लोगों ने इनकम टैक्स का सब्जेक्ट स्टार्ट किया था। जो पिछली वीडियो थी हमारी वो फर्स्ट वीडियो थी एंड दैट इज़ अवर सेकंड वीडियो। उस वीडियो में हम लोगों ने हमारा सैलरी चैप्टर स्टार्ट किया था। दैट चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन यूनिट 1। सो गाइज उस चैप्टर की वीडियो कोई भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके जो पहले वीडियो अपलोड किया उसका लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि उस वीडियो से आपका एक तरह से एक बेस प्रिपेयर होगा कि इस चैप्टर को करना कैसे है, सो दैट आप लोग इस वीडियो के लिए एलिजिबल हो जाओगे कि इसको आप देख पाओ, क्योंकि समझ आ जाएगा आपको कि कैसे करना है। सो गाइज़ एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। गाइज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर 90.6% ऐसे लोग आते हैं जो वीडियोस को तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए सो दैट हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइज़ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए गाइस टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ प्रोविडेंट फंड। एंड इस वीडियो के ख़त्म होने तक गाइस आई प्रॉमिस आप लोगों से इस टॉपिक को रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है सब क्लियर हो जाएंगे। बस अपना दिमाग खोल कर बैठिएगा और मैं क्या बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ इसको क्लैरिटी पूरी प्रोवाइड करूँगी। और फिर भी अगर कुछ रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा लास्ट में जाकर कि मैंने कहाँ पे गलती की और कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आई, सो दैट आई कैन क्लियर दिट। ठीक है, फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करें प्रोविडेंट फंड से। प्रोविडेंट फंड क्या होता है आपको बेसिकली थोड़ी बहुत नॉलेज होएगी प्रोविडेंट फंड नेम से। ठीक है, टू इनकरेज सेविंग्स फॉर द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉय गवर्नमेंट हैज़ सेट अप वेरियस काइंड ऑफ प्रोविडेंट फंड। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, जो हमारे पास वर्क करते हैं, जब हम उनको एक सैलरी प्रोवाइड करते हैं उसमें से एक अमाउंट डिडक्ट कर लेते हैं ना उनके प्रोविडेंट फंड के नाम पर, या आपकी हमने इंश्योरेंस करवाई है उसके नाम पर सैलरी का एक पार्ट डिडक्ट होता है। प्रोविडेंट फंड कह सकते हो आप उसको, आपने इंश्योरेंस करवाई कंपनी के, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की, उसका कह सकते हो दैट इज़ प्रोविडेंट फंड। गवर्नमेंट ने ये चीज़ सेटअप की है एम्प्लॉयज़ की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, एम्प्लॉई होता है वर्कर, एम्प्लॉयर होता है जो उसके ऊपर उसका मैनेजर या उसका बॉस है वो। ध्यान रखिएगा कंफ्यूज नहीं होना। एम्प्लॉई होता है वर्कर, एम्प्लॉयर यहाँ पे ई की जगह आर आ जाएगा, देन वो उसका बॉस जो उसको मनी प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूट अ फिक्स परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी टूवर्ड दीज फंड्स एंड इन मैनी केसेस एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। ध्यान से सुनिएगा, एम्प्लॉई जो है एक फिक्स परसेंटेज इसके अंदर प्रोविडेंट फंड्स के अंदर अपनी कंट्रीब्यूट करता है सैलरी का, और कई बार एम्प्लॉयर जो उसको सैलरी प्रोवाइड करता है वो भी कंट्रीब्यूट करता है। और ये वीडियो ख़त्म होने तक आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे कंट्रीब्यूट एम्प्लॉयर भी करता है उसके प्रोविडेंट फंड में। एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, और ये आपको क्लैरिटी होने वाली है अभी थोड़ी देर में। होल कॉन्ट्रीब्यूशन अलोंग विद इंटरेस्ट इज क्रेडिट। जितना भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई ने किया, चाहे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के लिए किया, एम्प्लॉई ने तो खुद के लिए किया ना, एम्प्लॉई वर्कर, बट जो एम्प्लॉयर ने किया वो भी द होल कंट्रीब्यूशन अलोंग विद इंटरेस्ट, और उसके साथ जो उसके ऊपर इतने सालों से इंटरेस्ट पड़ा है, इज क्रेडिट टू एम्प्लॉयज़ अकाउंट। वो जब मतलब उसका टाइम पीरियड आएगा तो वो एम्प्लॉई के अकाउंट में जाएगा, चाहे उसमें थोड़ा पार्ट एम्प्लॉयर ने भी इंक्लूड किया बट वो एम्प्लॉई के अकाउंट में जाएगा। ही विल गेट पेमेंट आउट ऑफ दिस फंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड एट द सम अदर इम्पॉर्टेंट ओकेजन। या तो उसको ये पेमेंट कब मिलेगी, जब वो रिटायर होएगा तब, या कोई स्पेशल ओकेजन है तब। ठीक है जी। इफ़ द एम्प्लॉय डाई, अगर एम्प्लॉई जिसने इसमें कंट्रीब्यूट किया है वो मर जाता है, हिज लीगल हायर जो उसके मतलब नॉमिनीज होंगे विल गेट द फुल पेमेंट, वो पूरी पेमेंट ले सकते हैं। प्रोविडेंट फंड आर ऑफ 4 टाइप्स। प्रोविडेंट फंड 4 तरह के हैं और यहाँ से आपका मेन बेस शुरू है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे प्रोविडेंट फंड 4 तरह के हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोबारा बोल रही हूँ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये 4 फंड्स हैं। इन चारों को मैं आप सिर्फ एक टेबल की फॉर्म में समझाऊंगी एंड आफ्टर दैट उससे रिलेटेड आपको एग्जांपल समझाऊंगी। आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअल में क्या है। और ये क्वेश्चन गाइस प्रोविडेंट फंड आपको 5 मार्क्स में भी आ सकता है। सिर्फ थ्योरी बेस बता रही हूँ,
5 मार्क्स में भी आ सकता है प्रोविडेंट फंड, और अगर 15 मार्क्स में आता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी आप कैसे उसको लिख सकते हो। जो अभी हम टेबल करेंगे ना, उस एक टेबल के अंदर से इतना मटेरियल निकलने वाला है कि अगर आपको समझ आ गया कि वो मटेरियल क्या है तो आप उसको थ्योरी में कम से कम 6 और 7 पेज का प्रेजेंट कर सकते हो एग्जाम में। सो ध्यान से बस सुनना है आपने, कुछ नहीं करना, आपका कुछ लगना नहीं है, बस ध्यान से सुनिएगा। ये 4 पॉइंट्स आपको आई थिंक क्लियर है। ये फॉर्मूला अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाती हूँ क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगा। अब हम लोग चलते हैं टेबल की फॉर्म में। जो मैंने बताया ये 4 पॉइंट्स अब मैं आपको टेबुलर फॉर्म में समझाने वाली हूँ। देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड्स की ट्रीटमेंट। हम लोगों ने क्या ध्यान में अभी पढ़े पीछे 4 पॉइंट, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये 4 पॉइंट्स की हेडिंग है। इन 4 पॉइंट्स को आपने ये 4 हेडिंग्स रटनी है तो आपको ये सारा मटेरियल समझ आ दूंगी मैं, 1 सेकंड में आप कर लोगे। अगर आपको समझ आ गया तो आप झट से बता दोगे कि कहाँ पे क्या करना है आपने। एक तो आपने देखना है जो एम्प्लॉई ओन कंट्रीब्यूशन खुद से कंट्रीब्यूट करेगा, जो एम्प्लॉई खुद से कंट्रीब्यूट करेगा। सेकंड, एम्प्लॉयर की क्या कंट्रीब्यूशन है। थर्ड, कि इंटरेस्ट कितना हो रहा है उसके ऊपर, इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस। एंड फोर्थ है रिफंड ट्रांसफर बैलेंस ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसको आप लोग बोल सकते हो रिटायरमेंट अमाउंट भी, एक तरह से रिफंड आना, जो हमने कंट्रीब्यूट अभी तक किया था उसका एक तरह से रिफंड आना हमको, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स, इन 4 पॉइंट्स के सब अंडर में हमने लिखने हैं। अब ये सारा मटेरियल आपको मैं समझाऊंगी। जैसे हम लोगों ने एक साइन कोस थीटा वाला टेबल किया था ना प्लस टू में, आई थिंक +2 में भी किया था हमने, 10th में भी किया था, साइन कोस थीटा, उसके बाद कोसिकेंट सिकेंट टैन, वो सारे अपने आप निकल आते हैं। तो वैसे ही है, ये थोड़ा सा आपको बस समझना है, ठीक है। पहले आप ध्यान से सुनिए, ये जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, ये जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, ये किसके लिए है? फॉर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, फॉर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है फॉर प्राइवेट सेक्टर, ये किसके लिए है? फॉर प्राइवेट सेक्टर। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये भी प्राइवेट सेक्टर। और ये खुद में बोल रहा है मैं किसके नाम पे जा रहा हूँ जी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो इसको प्राइवेट में तो मैं बोल लूँगी नहीं कि भेज दो जी, पब्लिक है, ठीक है। ये चारों नाम आपको क्लियर है। अब एम्प्लॉय जो है, जो ओन, गाइस ध्यान से सुनिएगा तभी क्लैरिटी होएगी, थोड़ी होएगी। एग्जांपल्स करेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू एक एक पॉइंट समझाऊंगी। तो पहले देखिए, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अगर एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है तो उसका जितना भी कंट्रीब्यूशन है फुल क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो उसका जितना भी डिडक्शन है फुल्ली क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर वो रिकॉग्नाइज में करता है देन फिर अगेन सेम, देखो जो पहले वाला है ना उसमें 3 जगह पे क्वालिफाई होना है, सिर्फ एक जगह पे डिसक्वालीफाई होना है। यहाँ पे भी क्वालिफाई, यहाँ पे भी क्वालिफाई, यहाँ पे भी क्वालिफाई। सिर्फ यहाँ पे डज नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, डज नॉट क्वालिफाई। आई थिंक मेरे बोलते बोलते आपको लर्न हो जाना चाहिए। एम्प्लॉयज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड एंड पब्लिक, तीनों में क्वालिफाई, सिर्फ अनरिकॉग्नाइज्ड में डोंट क्वालिफाई, ठीक है जी। आफ्टर दैट जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर पहले तो देखो इसमें ये किसके लिए है? फॉर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए। तो एम्प्लॉयज़ हैं तो इस एम्प्लॉयज़ जो हैं गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सैलरी कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। अब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट सैलरी देती है तो यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो क्या गवर्नमेंट उनके लिए कंट्रीब्यूट करेगी? जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी दैट इज़ फुल्ली एग्जम्प्टेड, उसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं अप्लाई होना। अब देखो ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में फुल्ली एग्जाम, इसमें क्या है? रिकॉग्नाइज में इट इज़ डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, एक्सेस ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अवर 12% ऑफ द सैलरी इज टैक्सेबल। अभी आपने ये रीड किया, कुछ समझ नहीं आया आपको? नहीं समझ आया ना, है ना। अभी हम लोग इसकी एक एग्जांपल करेंगे ना तो आपको इजीली क्लैरिटी हो जाएगी कि इस पॉइंट में बेसिकली क्या था। अगर मैं आपको अभी करवा दूँ एग्जांपल्स के साथ तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। पहले एक बार आप सुन लीजिए। इसमें बेसिकली जो बताया हुआ है वो क्या है कि जो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉई ने ना अपनी सैलरी का 12% पार्ट कंट्रीब्यूट करना है, बट अगर एम्प्लॉई के अकाउंट में कंट्रीब्यूशन आ रही है 13%, बट यहाँ पे है कि एम्प्लॉई ने तो 12% ही करा है, जो 1% एक्स्ट्रा है दैट इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन।
यहाँ पे यही लिख रखा हुआ है, तो ये थोड़ा समझने के लिए हमें इसका एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे इसको। अभी के लिए इसको यहीं पे स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अनरिकॉग्नाइज्ड में इग्नोर करेंगे और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में खाली, कुछ भी नहीं। फर्स्ट फुल्ली एग्जाम, अगर आपको ऐसे भी याद करना है, ये क्वालिफाई, तीनों फुल्ली एग्जाम, क्वालिफाई फुल्ली एग्जाम, ये बाकी सेम है। अपने दो टेबल क्लियर हो गए ना। अब देखो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आपको क्लियर है। यहाँ पे मैंने जो अपनी लैंग्वेज में बोला है इसको रीड करने की बजाय अगर आप वो सुनो, जो एम्प्लॉयर के खाते में प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूट होने वाला है एम्प्लॉई के खाते में, उसमें से सिर्फ जो एम्प्लॉई खुद कंट्रीब्यूट कर सकता है वो 12% है। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन सिर्फ 12% होएगी उसकी सैलरी में से। अगर उसके खाते में कंट्रीब्यूशन 13% हो रहा है, सो जो एक्स्ट्रा 1% है वो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, और जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है एक्स्ट्रा 1% वो टैक्सेबल है अंडर टैक्स लॉ। ये भी आपको क्वेश्चन के थ्रू इजीली क्लियर हो जाएगा। आफ्टर दैट है इंटरेस्ट क्रेडिट, जो हमारा मतलब हमारे फंड्स कलेक्ट हो रहे हैं, अब उसके ऊपर हमें कुछ इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, उस इंटरेस्ट का क्या रोल है। पहले तो जो गवर्नमेंट वाला सेक्टर है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, उसमें फुल्ली एग्जम्प्ट, कोई टैक्स नहीं लगना जो भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ओके। अब इसमें क्या है, जो भी आपको इंटरेस्ट, जो भी आपके खाते में पैसे आपके पास इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, जब आपका जो वो इंटरेस्ट है, जब आपका जो इंटरेस्ट है वो आपके अमाउंट से, जैसे एक टैक्सेबल उन्होंने ना आपका टैक्स इंटरेस्ट का रेट उन्होंने सेट कर दिया, जितना आपका इंटरेस्ट आपको लग गया उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल गया 12% जो भी था, ठीक है। अगर आपने कोई प्रोविडेंट फंड बनाया उसके ऊपर आपको मंथली या ईयरली 12% इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। इन्होंने बोला है कि उस 12% में से आपका 9.5% एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। बट बच कितना गया, 12% में से 9.5% माइनस कर दो तो 2.5% जो बच गया उसके ऊपर आपका टैक्स अप्लाई होगा, ठीक है। दैट अमाउंट इज टैक्सेबल, जो एक्स्ट्रा बच गया। आपको इंटरेस्ट जहाँ पे आपने एफडी करवाई है अपनी बैंक में, आपने एफडी करवाई है, उसके ऊपर आपको 12% इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो उस 12% में से आपका 9.5% इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ 2.5 जो बचेगा उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। इसमें इसको भी इग्नोर करना है और ये एग्जाम्प्ट है, कुछ भी नहीं समझाने वाला, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक ये चार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा जिसे मैंने समझाने की कोशिश की है। आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट इस चार्ट का है रिफंड ट्रांसफर बैलेंस ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, मतलब रिटायरमेंट अमाउंट। रिटायरमेंट अमाउंट स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जो मिल रहा है, मतलब गवर्नमेंट से जो मिल रहा है, दैट इज़ फुल्ली एग्जाम। गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट खुद से थोड़ा हमसे टैक्स लेगी, फुल्ली एग्जाम कर दो, ठीक है जी। अब ये सेकंड जो है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये होता है प्राइवेट सेक्टर के लिए। अब इसमें क्या है, रिफंड मिल रहा है, जो हमने अभी तक कंट्रीब्यूट किया वो हमें रिफंड आ रहा है, या वो बैलेंस ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। अब देखो एग्जम्प्ट इन ऑल केसेस, अगर हमें हमारा अमाउंट रिफंड मिल रहा है ना तो एग्जम्प्ट है हर केस में, बट एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक केस को छोड़ के, एक्सेप्ट व्हेन एम्प्लॉय लीव सर्विस ऑफिस ऑन अकॉर्ड बिफोर। जैसे ना मैंने कंपनी के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपकी कंपनी में काम करूंगी, और मैं उस कंपनी को 5 साल काम करने का कॉन्ट्रैक्ट करके 2 साल में उस कंपनी को छोड़ के चली गई, तो वो मेरी गलती है कि कंपनी की? ऑब्वियस है मेरी गलती है। तो वही है, व्हेन एम्प्लॉय लीव सर्विस ऑफिस ऑन, अपनी मर्जी से, अकॉर्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था, बिना उसके कंप्लीट हुए वो उसको कंपनी को छोड़ के चला गया, तो कंटिन्यूअस सर्विस उसने दी नहीं उनको। तो इस केस में, इन सच केस अमाउंट विच हैज़ नॉट बीन चार्ज, तो जो 3 साल का अमाउंट चार्ज नहीं हुआ, नॉट चार्ज टू टैक्स इज एडिड इन सैलरी, तो वो उसकी सैलरी में ऐड किया जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग उसी की अकॉर्डिंग आगे ट्रांजेक्शन्स होंगी। इस केस में क्या है, अनरिकॉग्नाइज्ड में इन केस ऑफ रिफंड टैक्सेबल इन केस ऑफ रिफंड, जब रिफंड के केस में जो टैक्सेबल पोर्शन है, अगर हमने कोई रिफंड करना है, टैक्सेबल पोर्शन इज एडिड इन सैलरी इनकम ऑफ द ईयर। जो टैक्सेबल पोर्शन होएगा वो सैलरी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं कुछ, जब हमने कोई चीज़ परचेज की थी उसके ऊपर हमने इतना अमाउंट और इतना टैक्स पे किया था, इतना अमाउंट और इतना टैक्स पे किया था, तो जब हम उस चीज़ को रिफंड कर रहे हैं शॉपकीपर को, क्या हम सिर्फ उस चीज़ का प्राइस लेंगे जो उस चीज़ के ऊपर हमने टैक्स पे किया? वो नहीं लेंगे, वो भी तो हम लोग इंक्लूड करके लेंगे ना। वही लिखा है इन केस ऑफ रिफंड, अगर कोई चीज़ रिफंड हो रही है, जैसे कोई भी, अगर आप
प्रोविडेंट फंड की कर रहे हैं हम लोग, तो टैक्सेबल पोर्शन जो था, टैक्स अप्लाई हुआ था, वो वापस एडिड हो जाएगा सैलरी इनकम ऑफ द ईयर। इन केस ट्रांसफर बैलेंस अमाउंट विच वुड हैव बीन टैक्सेबल हैड द फंड बीन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज एडिड इन सैलरी। अगर इन ट्रांसफ़र होता है बैलेंस विच जो कि टैक्सेबल था, जो हमारा बैलेंस है ट्रांसफ़र हो गया जो कि टैक्सेबल था, तो वो भी हमारा इसी के अकॉर्डिंग इसके सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा। आफ्टर दैट ये भी कॉलम एग्जम्प्ट है। अब ये जो मैंने इतना सा आपको एक टेबल करवाया ना, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए 1 सेकंड के लिए। अब इसके बाद हम लोग इसकी सिर्फ 3 एग्जांपल्स करेंगे और टॉप टेबल आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हमने टेबल में क्या किया है। ठीक है जी, करें स्टार्ट। चलिए अब देखिए पहली एग्जांपल को, ये ना गाइज मेरे पास जो बुक्स हैं उसमें क्वेश्चंस भी हैं, एग्जाम्पल भी हैं। मैंने अनसॉल्व क्वेश्चन उठाया सो दैट जिनके सॉल्व नहीं हो रहे उनकी हेल्प हो जाएगी, और जिनको एग्जाम्पल्स तो आप समझ ही लोगे क्योंकि वो सॉल्व्ड है बुक में। तो ये अनसॉल्व क्वेश्चंस लिए हैं हम लोगों ने, तो बुक में ये सॉल्व नहीं है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, कंप्यूट टैक्सेबल पार्ट निकालना है हम लोगों ने। ठीक है, हमें गिवन इंफॉर्मेशन नीचे है। सैलरी उसको मिल रही है पर मंथ 48,000 की, कमीशन उसको मिल रही है 1% ऑफ टर्न ओवर 80 लाख। 80 लाख की उसकी टर्न ओवर है, उसके ऊपर उसको 1% कमीशन मिल रही है। अचीव बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 7,000 पर मंथ, और इंटरेस्ट कितना क्रेडिट हो रहा है हमारे बैलेंस में अकाउंट में 12% पर एनम इज 72,000। अभी आपको कुछ समझ नहीं आया। अभी मैंने आपको एक फर्स्ट पहले पेज पे ना एक फॉर्मूला छोड़वा दिया था कि अभी आपको समझ नहीं आएगा। अब ये देखिए, जो जब हमने टैक्सेबल पोर्शन, ये हमारी फर्स्ट शीट है जो हमने रीड की थी, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था मैंने, जो टैक्सेबल पोर्शन निकालना है ना, हमने टैक्सेबल पोर्शन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे यही बोला ना टैक्सेबल पार्ट फाइंड आउट करो, तो जो टैक्सेबल पोर्शन निकालना है उसका फॉर्मूला क्या है, एम्प्लॉयर ने जो कॉन्ट्रीब्यूट किया, मतलब जितना अमाउंट एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, देखो 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, उसके ऊपर जितना कंट्रीब्यूशन हुआ है एम्प्लॉयर के थ्रू वो टैक्सेबल है। एम्प्लॉय ने जो खुद कंट्रीब्यूशन किया वो टैक्सेबल नहीं है, प्लस इंटरेस्ट। अभी अब इसको समझेंगे ये पॉइंट क्या बना। देखो अब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पहले निकाल रहे हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है 7,000 पर मंथ। 7,000 पर मंथ वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग 7,000 मल्टीप्लाई बाय 12 84,000। अब हमने क्या रीड किया था कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो रहा है 72,000, मतलब जो भी वो करेगा वो उसको हमने एम्प्लॉय की 12% में से माइनस करके जो अकेले एम्प्लॉयर का है ये बन गया कि सैलरी उसकी इतनी आई, लेस करना है हमने 12%। उसकी सैलरी कितनी थी 48,000 पर मंथ, 48,000 पर मंथ प्लस उसमें कमीशन 48,000 पर मंथ करो, 48,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। आफ्टर दैट 80 लाख के ऊपर 1% उसको कमीशन रिसीव हुई जो दैट इज ऑल्सो इनकम। 80 लाख प्लस उसके ऊपर 1% दैट इज 80,000। इन दोनों को ऐड करके इसके ऊपर लगाएंगे हम लोग 12% दैट इज जो कि एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करेगा दैट इज 78,720। अब टोटल कंट्रीब्यूशन हुई है 84,000 की, बट एम्प्लॉय ने कितनी की है 78,720 की। मतलब जो 5280 की कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा हुई है वो किसने की है, एम्प्लॉयर ने। ध्यान से सुनो, एम्प्लॉय जो है वो 12% कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय वर्कर 12% कंट्रीब्यूट करता है। बट यहाँ पे क्या बोला गया है कि एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर टोटल 7,000 पर मंथ। उसको अब एम्प्लॉयर के पास ही जाएगा ना वो भी अमाउंट जो एम्प्लॉय ने भी दिया है, एम्प्लॉय की सैलरी में से जो डिडक्ट हुआ है वो भी तो एम्प्लॉयर के पास ही जाएगा, वही आगे प्रोविडेंट फंड करेगा। एम्प्लॉय खुद थोड़ा बोलेगा मैं करवा देता हूँ फंड, है ना। तो टोटल अमाउंट उसने प्रोविडेंट फंड में 84,000 सबमिट करवाया है, जिसमें से 12% उसको उस एम्प्लॉय वर्कर से आया था दैट इज 78,720। तो बच गया इतना, ये पार्ट हमारा है टैक्सेबल जो कि एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है दैट इज टैक्सेबल पोर्शन। प्लस उसमें करना है हमने इंटरेस्ट। टैक्सेबल पोर्शन के लिए क्या है मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट। अब हम लोगों ने निकालना है जी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा जी, इंटरेस्ट देखो हमें यहाँ पे कितना दिया है, इंटरेस्ट क्रेडिट टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बैलेंस है 12% पर एनम 72,000 रुपये। ठीक है जी, हमें 72,000 रुपये इंटरेस्ट दे दिया यहाँ पे। अब ये है 12%। हम लोगों ने अभी अभी टेबल सीखा,
यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि कितना इंटरेस्ट हमारा एग्जम्प्ट हो जाएगा, 9.5%। और ये रिकॉग्नाइज्ड में है, ध्यान दीजिएगा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट हमारा 9.5% एग्जम्प्ट हो जाएगा। टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको अभी अभी समझाया था, वही चीज़ है। 12% हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है कि 72,000 है, तो अब 72,000 में से हमारा 9.5% तो हमने पे, उसके ऊपर टैक्स पे ही नहीं करना, हमने सिर्फ जो हमारा 2.5% है, अब इसमें से 9.5% इसका माइनस किया, 72,000 के ऊपर 9.5/12 करके इसका 9.5% निकाला है। ये 9.5% निकल आया। अब ये टोटल है 12%, इसमें से 9.5 माइनस कर दिया तो 2.5 का हमारा इंटरेस्ट निकल आया। इंटरेस्ट सिर्फ इतना पार्ट हमारा टैक्सेबल है, 9.5 इज़ अवर एग्जम्प्ट, हमें कंडीशंस में बताया गया था, तो वो हमारा एग्जम्प्ट हो गया, ये निकल आया हमारा टैक्सेबल पोर्शन। आई थिंक गाइज आपको ये एग्जांपल क्लियर होनी चाहिए जैसे मैंने समझाई है। तो अगर आपको इसमें अभी कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, मिस्टर एक्स ज्वाइन अ न्यू जॉब। मिस्टर एक्स ने न्यू जॉब ज्वाइन की है 1/4/2018 एट अ सैलरी ऑफ 18,000 पर मंथ। 18,000 पर मंथ की सैलरी पे उन्होंने ज्वाइन किया है। ड्यू टू लास्ट डे ऑफ द मंथ की लास्ट डेट पे he started contributing to unrecognized provident fund at the rate ₹3,000 per month। 3,000 पर मंथ उन्होंने कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। और his employer was also contributing same amount। उसके उनके एम्प्लॉयर जो उनके बॉस हैं उन्होंने भी सेम अमाउंट से कंट्रीब्यूट किया उसके अकाउंट में। फंड was recognized, जो फंड रिकॉग्नाइज्ड हुआ मतलब फिनिश हुआ 1/10/2019। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ ड्यूरिंग 2018 और 19, यहाँ पे 18-19 है। एट द रेट ऑफ 12% वाज 4,800 एंड फॉर द पीरियड 1/4/2019 टू 30/9/2019 वाज 3,600। कंप्यूट द अमाउंट ट्रांसफर बैलेंस। अब ये हमें सारा फाइंड आउट करने को बोला है। पहले इन्होंने बोला है कि आप लोग ट्रांसफर्ड बैलेंस फाइंड आउट करो कि कितना बैलेंस ट्रांसफ़र हुआ। सेकंड बोला गया है कि टैक्सेबल अमाउंट पोर्शन फाइंड आउट करो। ट्रांसफर बैलेंस क्या है जी, जो ट्रांसफर बैलेंस हुआ है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जो हमारा ये वाला पॉइंट है। आई थिंक आपको चार्ट में इतनी क्लैरिटी भी नहीं हुई होगी। जो ये हमारा प्रोविडेंट फंड से अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर होता है, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है कि ये ट्रांसफर कैसे हुआ बताओ। अब देखो हमारे पास यहाँ पे ईयर्स हैं, प्रीवियस ईयर 2018-19, यहाँ पे पहले जो 1/4 से लेके था 18-19। अब इसके अंदर जो हमने प्रोविडेंट फंड्स में देखना है क्या हुआ। पहले उसकी सैलरी है, सैलरी का पार्ट कहाँ पे आता है, टैक्सेबल निकालने के लिए। यहाँ निकालेंगे हम लोग टैक्सेबल। यहाँ पे हम लोग निकाले ट्रांसफर पोर्शन, जो उसको ट्रांसफरेबल बैलेंस आया, पहले वो निकालते हैं ट्रांसफर वाला। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 3,000 एम्प्लॉई पर मंथ और 3,000 एम्प्लॉयर भी सेम अमाउंट कर रहा था, तो 3,000 पर मंथ एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे थे। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 36,000 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। उसके बाद नीचे दिया था इंटरेस्ट क्रेडिट ड्यूरिंग 18-19 में 12% इंटरेस्ट है 4,800, तो 4,800 का इंटरेस्ट बैलेंस डाल दिया। उसके बाद प्रीवियस ईयर, उसके बाद नेक्स्ट ईयर चल गया। उसके बाद 2019 to 20। अब देखो यहाँ पे एक लाइन थी, फंड वाज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम 1/10/2019, मतलब इससे पहले, ठीक है। इसके बाद इसको रिकॉग्नाइज्ड कर दिया गया। इससे पहले की डेट्स हमने लेनी है 1/10/2019, दैट इज 30 डेट 9 मंथ 2019, ऐसे भी ले सकते हो ना, इससे एक दिन पहले लिया है डेट को, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो फाइनेंशियल ईयर हमारा कब ख़त्म होता है, 31 मार्च को। 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च को ये ऊपर वाला फिनिश हो गया ईयर। 31 मार्च को ऊपर वाला ईयर फिनिश हो गया। 31 मार्च से अप्रैल, मई, ये हमारा 4th मंथ हो गया। 4, 5, 6, 7, 8, 9 मंथ फुल है ना, 30 तक 30 डेट है, तो मतलब टोटल कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ। तो ये देखिए 6 मंथ लिख रखा है। सेम कंट्रीब्यूशन यही है कि एम्प्लॉय इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, नेक्स्ट ईयर में भी एम्प्लॉयर भी सेम अमाउंट कर रहा है। बस यहाँ पे मंथ 12 ले रहे थे, अब यहाँ पे 6 मंथ है। 6 मंथ के बाद उसको रिकॉग्नाइजेशन मिल गई, रिकॉग्नाइज कर दिया। तो इस डेट तक गाइज उसके बाद उसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया, तो उसके बाद की हमने लेनी है, इस डेट तक लेनी है, तो वो ले लिया हम लोगों ने 6,000। उसके बाद हमें इंटरेस्ट इसका भी गिवन है 4,800 ऊपर वाले का गिवन था पिछले साल का। अब ये देखिए, फॉर द पीरियड ऑफ 1/4/2019
टू 2019 का इंटरेस्ट कितना गिवन है 3600, तो वो हमने 3600 डाल दिया। इस सारे बैलेंस का टोटल निकलेगा हमारा ट्रांसफ़र बैलेंस। ट्रांसफ़र जो बैलेंस टोटल होना है एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट, जितना भी क्वेश्चन में बोला गया था सारा कुछ लेके टोटल कर दिया, हम लोगों का आ गया ट्रांसफ़र बैलेंस टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अब ये जो है टैक्सेबल पोर्शन सेम डिट्टो जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसा ही है। देखिए एम्प्लॉयर जो टैक्सेबल पोर्शन निकालना है उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, उसमें से क्या माइनस करना है 12% जो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करेगा उसको निकाल के जितना एम्प्लॉयर का बचेगा वो। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कितना किया, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयर ने 3000 मल्टीप्लाई बाय 12 36,000, तो 36,000, बट इसमें से जो 12% है वो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट कर रहा है। कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉई। अब एम्प्लॉई की सैलरी देखो यहाँ पे 18,000 पर मंथ, 18,000 पर मंथ उसकी सैलरी है, तो 18,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 करके आ गया 2,16,000। इसके ऊपर लगाओगे 12%, तो ये 25,920 रुपीज़ कौन पे कर रहा है प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉई। तो माइनस करके एम्प्लॉयर ने कितना पे किया 10080, तो ये टैक्सेबल पोर्शन हो गया। सेम इसी तरह इसमें इंटरेस्ट निकाल लो, ये सिर्फ 18-19 का है, 19-20 आगे। इंटरेस्ट क्रेडिट इसका कितना दिया था, इंटरेस्ट क्रेडिट है 12% वाज 4800, 12% पे 4800 है, 12% पे 4800 है, बट हमने 9.5% क्या करना है, एग्जम्प्ट। 9.5% नहीं लेते, तो 9.5% इसमें से निकाल दो, 3800 जो निकल आएगा उसको लेस करके 1000 पार्ट इज अवर टैक्सेबल। ठीक है जी। सेम इसी तरह इसको नेक्स्ट ईयर में जो ये 6 मंथ्स का था सेम ऐसे ये भी 6 मंथ्स का होगा। 3000 मल्टीप्लाई बाय 6 18,000 एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, इसमें से हमने एग्जाम्प्ट कर देना है। ये भी हमने 6 मंथ्स का लेना है, ध्यान रखिएगा, ये पूरे साल की मत ले लीजिएगा सैलरी, ये भी 6 मंथ्स की लेके मान ला कि 8,000 के ऊपर 12% लगाकर ये आ गया अमाउंट, तो इतना एग्जाम्प्ट हो गया, बाकी ये इसके ऊपर टैक्सेबल लग जाएगा। सेम इंटरेस्ट हमें दूसरे का गिवन था कितना 3600, तो 3600 आपने ले लिया, इसमें से 9.5% एग्जाम्प्ट करके बाकी 750 आपका टैक्सेबल। तो इन चारों का आप जब टोटल कर दोगे ना तो आपका टैक्सेबल पोर्शन निकल आएगा। क्वेश्चन विल बी सॉल्व, कुछ नहीं टफ है गाइस, एग्जांपल्स इतनी इजी है ना, आपको मतलब टफ नहीं है कुछ भी इसमें। अब एक छोटी सी लास्ट है, इसमें बस मुझे आपको एक चीज़ समझानी है जो कि आपको समझ आ जानी चाहिए, इजी सी है, कुछ नहीं है। इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस कोई भी आपके एम्प्लॉयज़ से कुछ कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, इस क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएगा वो। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, कंप्यूट ग्रोस सैलरी निकालो। एक आपको ग्रोस सैलरी निकालने के लिए बोला गया है, और सैलरी आपको दी गई है 25,000 रुपीज़ पर मंथ। डीएनएस अलाउंस दी गई है 5,000 पर मंथ, जिसमें से 2500 पर मंथ एंटर इनटू पे फॉर सर्विस बेनिफिट, मतलब हाफ एंटर गिवन है आपको। इसका फॉर्मूला होता है सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस एंटर, ये फॉर्मूले में है, प्लस एम्प्लॉय टर्नओवर। तो ये फॉर्मूला है कि कोई भी ऐसे हो तो आपने ऐसे करना है। तो ये एंटर हमें गिवन है 2500, उसके बाद एडवांस सैलरी फॉर 2 मंथ्स आपको रिसीव हुई है 55,000, और उसके बाद एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हुआ है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 3500 पर मंथ। अब आपको सैलरी गिवन है, तो यहाँ पे हमने लिखा सैलरी फॉर्मूले में है, बेसिक सैलरी 25,000 पर मंथ 3 लाख की आ गई। डीएनएस अलाउंस 5,000 पर मंथ है, 5,000 पर मंथ, 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60,000 बन जाएगा। पर इसका क्या रोल है, 2500 पर मंथ एंटर इनटू पे फॉर सर्विस बेनिफिट्स, ये अभी बताती हूँ सर्विस बेनिफिट के लिए। देखो उसके बाद आ गया आपको एडवांस सैलरी फॉर 2 मंथ्स 55,000 की एडवांस सैलरी आ गई। अब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हमने पीछे भी निकालना सीखा था टैक्सेबल पोर्शन में, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। एम्प्लॉयर कह रहा है कि मैंने कंट्रीब्यूट किया है 3500 पर मंथ, 3500 पर मंथ करोगे तो 42,000, इसमें एम्प्लॉई ने भी तो कंट्रीब्यूट किया है, उसको एग्जम्प्ट नहीं करना 12% उसका एम्प्लॉई का। तो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन क्या है, एम्प्लॉई की सैलरी कितनी थी 3 लाख रुपीज़, प्लस उसमें करना है आपने डीएनएस अलाउंस, कोई भी कमीशन मिल गई, हमने पीछे कमीशन भी ऐड की थी, इसमें डीएनएस अलाउंस है। पर अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डीएनएस अलाउंस 60,000 नहीं लेना, जो एंटर वाला अमाउंट है वो लेना है, दैट इज़ 2500 को 12 से मल्टीप्लाई करके दैट इज़ 60,000 का हाफ 30,000 वो लेना है यहाँ पे। 3 लाख प्लस 30,000 इज इक्वल्स, इसके ऊपर 12% करोगे तो 39,600 अमाउंट एम्प्लॉई ने पे किया है।
तो 2400 इज एग्जाम टैक्सेबल, तो वो टैक्सेबल के अंदर आ जाएगा, तो आपकी ग्रोस सैलरी निकल आएगी। ये बस मुझे एक छोटा सा पॉइंट क्लैरिटी करनी थी। जब आपको डीएनएस अलाउंस यहाँ पे लेनी है, फुल लेनी है, जब 50% एंटर का केस आ गया तो आपको यहाँ पे फुल लेनी है। जब आपको एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन में लेनी है तब ये 50% वाली लेनी है। ठीक है जी। यहाँ पे ये मेरा प्रोविडेंट फंड का टॉपिक गाइस ख़त्म होता है मेरी तरफ से। अगर आपको इसमें अभी कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है इस वीडियो में, या कोई चीज़ समझ नहीं आई। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरी क्लैरिटी दूँ, फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम आई। एंड गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई थिंक अलाउंसेस है नेक्स्ट टॉपिक, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसको स्टार्ट करेंगे। तो बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।